बिहार में हाल के दिनों में हुई कई बड़ी आपराधिक घटनाओं के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हर घटना के बाद पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा करती है, लेकिन कई मामले में कार्रवाई में काफी लंबा समय लग जाता है। सरकार का दावा है कि अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन विपक्ष के नेता लगातार सरकार को घेरने में लगे हैं और पूछ रहे हैं कहां है शासन और प्रशासन। जाहिर है कि बिहार में एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर अब खूब बवाल हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। तो देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर बवाल मचा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा भूमिका दरभंगा में वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की है। पूरा विपक्ष खेमा एक सुर में नीतीश सरकार के कानून के राज के दावे पर सवाल उठा रहा है। पुलिस का इकबाल खत्म होने का आरोप लगा रहा है। बात चाहे हत्या, लूट, चोरी, डकैती या दूसरे तरह के अपराध की हो, विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष भी पूरी ताकत से पुलिस प्रशासन और सरकार का बचाव करने में जुटा हुआ है। सत्ता पक्ष के नेता बिहार में कानून का राज का दावा करते हैं। अपराध होने पर पुलिस की तुरंत कार्रवाई और दोषियों को उनके किए का अंजाम तक पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। 20 जुलाई को आपको बता दें कि विपक्ष एक साथ एक सुर में आवाज बुलंद करने वाला है सरकार के खिलाफ, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ। तो बिहार में कानून का राज कायम है, इधर सरकार के तरफ का यह कहना है, सत्ता पक्ष का यह कहना है। कल सीएम इसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा भी करने वाले हैं और जीतन सहनी की हत्या के बाद जमकर बवाल मचा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार अपराध की बढ़ती घटनाएं ये सवाल पैदा करने के लिए मजबूर कर रही हैं। बिहार में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने सीधे सीधे नीतीश सरकार को निशाना बनाया। शक्ति यादव ने मुख्यमंत्री को थका हुआ, अचेत बताया और कानून का राज के दावे पर सवाल उठाया है। शक्ति यादव ने कहा है कि बिहार में शासन व्यवस्था पूरी तरह से फेल है और उस आग में घी का काम पूरी तरीके से फेल शराबबंदी कानून कर रहा है। अब भाजपा के सांसद और विधायक भी कबूलते हैं कि यहां के पुलिस पर भरोसा नहीं, कहीं भी कुछ हो सकता है। जान को खतरा ही बताते हैं। इसका मुख्य कारण पुलिस महकमा को एक रिटायर्ड अधिकारी अपने जूते के नोक पे चला रहा है। अब बोली लगाओगे तो जो जाएंगे पदस्थापित होंगे वो संग्रही भूमिका में रहेंगे, और जो अपराध सर चढ़ के बोल रहा है, अपराध की आग की लपटें गांव शहर हर जगह व्याप्त हो गया है, उसमें घी का काम कर रहा है आपका मरता हुआ शराबबंदी कानून। एक तरफ विपक्ष के अपने दावे हैं, सरकार से सवाल है, लेकिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर मचे बवाल पर सरकार की भी अपनी दलील है। बिहार में अपराध के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अक्सर यह कहते सुना जाता है कि अपराध पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। देखिए, न सरकार किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। अपराध होते हैं तो अपराधियों पर कार्रवाई भी होती है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि अपराध होते हैं तो अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई भी की जाती है। किसी की भी हत्या या कोई भी वारदात दुखद है, सत्ता पक्ष का यह कहना है, लेकिन हर अपराध के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है और काम भी तुरंत किया जाता है। पुलिस तुरंत लग जाती है काम करने में। बिहार पुलिस ईमानदारी से काम करती है और पुलिस प्रशासन ठीक तरीके से काम कर रहा है। किसी मामले में पुलिस की लापरवाही पर एक्शन भी लिया जाता है, सत्ता पक्ष की तरफ से यह कहना है। मुख्यमंत्री अक्सर, देखिए, 2005 के पहले की याद दिलाते हैं, जंगल राज की याद दिलाते हैं। मुख्यमंत्री आरजेडी के शासनकाल को जंगल राज बताते हैं और कह रहे हैं, और साइड लेते हुए अपने सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर अपराध हो रहा है तो उस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार काम भी कर रही है। देखिए, बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जोरदार प्रहार किया है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। तो मैं आप लोग के सामने अब मुझे कहना ही पड़ रहा है। 2005 वाली की सरकार 1990 में आई थी।
लोगों के थे। उस समय 1 लाख में 122 अपराध होते थे और जब 2005 में हम लोगों ने राज्य सौंपा तो 1 लाख में केवल 122 अपराध होते थे। क्या कर लीजिए, 42 से 22 हम लोगों ने घटाया और आज 1 लाख में 250 से अधिक अपराध हो रहे हैं। 2005 का ही हमारा राज वापस कर दो, आप ख्याल कर लेना 250 और 142 अर्थात 1 लाख में 100 से अधिक घटनाएं हमारी रुक जाएंगी। इसलिए बाचाल वर्ग ने जो 205 के बारे में चर्चा किया है, बिहार में औसतन 8 से 9 हत्याएं हो रही है। 4 से 5 दिनों में करीब 40 हत्याएं हो चुकी है। लेकिन डबल इंजन की सरकार, एनडीए में बैठे लोग ये जायज ठहरा रहे हैं कि पिछले सरकारों में 2005 की सरकारों में हत्याएं होती थी तो ये भी हत्याएं ठीक है। अरे भाई, चुल्लू पानी में डूब मरो, शर्म करो। इसे स्टेटमेंट देने से पहले सोचा करो 2 बार। सरकार में चुने गए हो सिर्फ मलाई खाने के लिए नहीं। अगर अपराध पे अंकुश नहीं लगा सकते हो तो अपने आप को बर्खास्त करके चुनाव में आओ और जनता चुन ले। तेजस्वी बबुआ, आप तो गलत सलत ट्वीट करते रहते हैं गलत जानकारी के आधार पर। क्या आपको मालूम नहीं कि 2090 से 2005 के बीच में आपके पिता के राज्य में 67,249 हत्या यानी लगभग 14 हत्याएं प्रतिदिन हो रही थी। बलात्कार की घटनाएं 12,827, फिरौती के लिए 5,243 और 118 नरसंहार हुए थे, जिसकी हत्याएं अलग हैं। किस मुंह से आप बात करते हैं? और अपने पिता का राज का छोड़िए, जब आप डिप्टी सीएम बने 2 बार बिहार में, महागठबंधन की सरकार बनी, तो उस समय कुल संज्ञेय अपराध में 17.11% की वृद्धि हुई। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर बवाल मचा हुआ है। बिहार में पुलिस पर सरकार काफी खर्च कर रही है। नए थाना भवन बन रहे हैं, सुविधाएं दी जा रही है। पुलिस पर बहुत खर्च करती है सरकार। पुलिस को नई गाड़ियां दी जा रही है, नए हथियार दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपराध की बड़ी घटना हो रही है। सोना चांदी कारोबार से लूट जो है वो आम बात हो चुकी है। बैंक में डकैती और लूट की घटना भी लगातार हो रही है। और देखिए, शराब की छापेमारी के दौरान पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया जाता है। तो ऐसे में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में सवाल है कि क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? क्या पुलिस की चुस्ती या फिर ट्रेनिंग में कमी है? आखिर क्या वजह है कि पुलिस का एक्शन क्राइम मीटिंग तक ही रह जाती है और धरातल पर नहीं दिखती है? जीतन सैनी की हत्या के बाद ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। चूंकि लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, चोरी, लूट, डकैती, हत्याएं जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है प्रदेश में। ऐसे में सवाल कई सारे उठ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। और देखिए, चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गेमिंग ऐप फिविन से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बिहार में ईडी की रेड हो रही है। देखिए, पटना और बिहार शरीफ में 3 ठिकानों पर ईडी की टीम रेड कर रही है। ऐसे में आरोप है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए गेमिंग ऐप से कमाए करोड़ों रुपए विदेश भेजे जा रहे हैं। कल चेन्नई में भी इस मामले को लेकर के रेड हुई थी। इस रैकेट में चीन के लोगों के शामिल होने की खबर सामने आई है। ईडी के हाथ पुख्ता सबूत भी लगे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ईडी की बड़ी कार्रवाई, बता दें आपको, गेमिंग ऐप फिविन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बिहार में ईडी की रेड हो रही है। पटना और बिहार शरीफ में 3 ठिकानों पर ईडी की टीम रेड कर रही है। आरोप है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए गेमिंग ऐप से कमाए हुए करोड़ों रुपए विदेश भेजे जा रहे हैं। कल चेन्नई में भी इस मामले को लेकर रेड हुई थी। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए, गेमिंग ऐप से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बिहार में ईडी की रेड हो रही है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, ये गेमिंग ऐप जो फिविन है उससे जुड़ा ये मामला है और इसमें जो है गेमिंग ऐप के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी का धंधा कारोबार जो है वो चल रहा था और यहाँ से जो पैसे अर्जित किए जा रहे थे उसे विदेश भेजने का काम किया जा रहा था। चीन के लोग के शामिल होने की खबर जो है वो ईडी को मिली। इसी इनपुट के आधार पे ईडी की टीम जो है वो पटना बिहार शरीफ में ये रेड की है और फिलहाल छापेमारी जो है वो जारी है। जो जानकारी मिल रही है ईडी के सोर्सेस के हिसाब से कि 3 ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। तीनों ठिकाने जो है वहां पे गेमिंग ऐप के माध्यम से ये खेल खेला जा रहा था। काला कारोबार जो है वो पूरे तौर पे उसे आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा था। फिलहाल ईडी के अधिकारी जो है वो 3 ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। छापेमारी के बाद आगे की विस्तृत जानकारी सामने आने की बात कही गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फुलवारी शरीफ जो है वो लगातार इस तरह के मामले में उसका नाम सामने आता रहा है और वहां पे
कहीं न कहीं सेफ जोन बन गया है ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए, चाहे पीएफआई का मामला हो और चाहे ये गेमिंग ऐप के जरिए पाकिस्तान तक पैसे पहुंचाने का मामला हो। इस तरह के पूरे तौर पे नेक्सस जो है वो काम कर रहा है फुलवारी शरीफ में, और इसी को लेकर के ये ईडी की टीम जो है जब जानकारी मिली तो मौके पे पहुंची है और छापेमारी कर रही है। जी अमित, इसमें विदेश कनेक्शन जो है वो सामने आया है, तो आखिर कौन कौन से बाकी देशों में पैसे भेजे जा रहे थे? देखिए, जो जानकारी मिली है ईडी के सोर्सेज के हिसाब से, उसके मुताबिक पाकिस्तान और चीन दो ऐसे देश है जहां पे ये पैसे भेजने का, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसे भेजने की बात सामने आई है। तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं तथ्यों को खंगालने के लिए ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची है, और जो दस्तावेज छापेमारी के दौरान मौके से हाथ लगे हैं ईडी को, उसको खंगाला जाएगा। खंगालने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि जो इनपुट ईडी को मिली है वो कितनी पुख्ता है, और ये क्या वाकई यहाँ से ये क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसे पाकिस्तान और चीन भेजे जा रहे थे। तो फिलहाल छानबीन चल रही है, छानबीन के बाद ही जो है विस्तृत जानकारी जो है वो सामने आएगी और वो हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ठीक है अमित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। सासाराम से एक बड़ी खबर है जहां पर 2 युवकों का शव बरामद हुआ है। बक्सर के नंबर की बाइक बरामद हुई है। बता दें आपको, गोली मारकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। विक्रमगंज के धारूपुर की यह घटना है। मृतक का आपराधिक इतिहास रहा है। देखिए, गोली मारकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। जो 2 युवक का शव बरामद हुआ है, उनका बता दें आपको कि मृतक का आपराधिक इतिहास भी रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। गोली मारकर हत्या की आशंका है। विक्रमगंज के धारूपुर की यह घटना बताई जा रही है। सासाराम से बड़ी जानकारी, 2 युवकों का शव बरामद हुआ है। बक्सर नंबर की बाइक बरामद की गई है। और दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है करीब 10:30 बजे, यानी कि बस कुछ ही मिनटों का अब समय रह गया है। इसके बाद बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। और देखिए, बजट से पहले कैबिनेट की ये बैठक होने वाली है। 22 तारीख से सत्र की शुरुआत होने वाली है। 23 को बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय बजट पेश किए जाने से पहले ये बैठक बेहद अहम बताई जा रही है। सभी केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। 22 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। माना जा रहा है कि बजट को लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कैबिनेट के साथ बैठक करने वाले हैं। केंद्रीय कैबिनेट की ये बैठक पीएम मोदी के सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर होनी है। लेकिन नई सरकार के गठन के बाद 23 जुलाई को पहला बजट पेश होना है। इस बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी। नई सरकार की ये पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है और इस बैठक में सभी केंद्रीय मंत्री शामिल होने वाले हैं। तो देखिए, सत्र के शुरुआत से पहले ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है कई मायनों में। आज पटना में बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक होने वाली है। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में यह बैठक होगी। इस बैठक में करीब 3500 से भी ज्यादा अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित बड़े नेताओं ने तैयारी का जायजा भी लिया। नेताओं ने बताया कि लोकसभा में जीत के बाद प्रधानमंत्री और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देने के लिए कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। बिहार बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के सुशील मोदी सभागार में होने वाली है। इस बैठक को लेकर बड़ी तैयारी की गई है और बताया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव की समीक्षा के साथ साथ 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भी रणनीति बनाई जाएगी। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमित कुमार। बिहार बीजेपी की कार्य समिति की आज बैठक जो है वो पटना में बुलाई गई है और इसके मेमोरियल हॉल में ये बैठक बुलाई गई है। देख सकते हैं इसको लेकर के तैयारी जो है वो अंतिम दौर में है और बताते चले कि ये कार्य समिति की बैठक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस कार्य समिति की बैठक में जो है लोकसभा चुनाव 2024 की जो है समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ आगामी जो चुनाव है 2025 उसको लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी। विधानसभा जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी। और ये बैठक जो है जैसा हमने पहले बताया कि जो कृष्ण मेमोरियल हॉल में है और बैठक की अध्यक्षता जो है प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी करेंगे। उनके अलावा इस बैठक में पार्टी के सभी सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी, राज्य स्तरीय नेता, सरकार में मंत्री, जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के अलावा पूरे बिहार से
कह सकते हैं कि 4000 से अधिक पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता वैसे तो राजनाथ सिंह को करनी थी, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया है और इस कारण से बैठक की अध्यक्षता जो है वो सम्राट चौधरी करेंगे। लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी की जिन 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही बिहार के 4 सीटों पर होने वाले जो उपचुनाव हैं उसके उम्मीदवारों के चयन के अलावा जो है बाकी जो रणनीति है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के उसकी समीक्षा की जाएगी। और बताते चले कि इसके साथ ही साल 2025 जो होने हैं चुनाव विधानसभा के, उसको लेकर के भी रणनीति बनाई जाएगी और इसको लेकर के पहले पार्टी रणनीति तय करेगी। कार्य समिति की बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों में कैसे बेहतर परफॉर्मेंस किया जाए इसको लेकर के मंथन किया जाएगा। बैठक की सभी तैयारी जो है वो लगभग पूरी है। जैसा आप देख रहे हैं कि एसके मेमोरियल हॉल में जो है ये तैयारी चल रही है, तो यहाँ पे जो तैयारी जो है वो पूरी है और थोड़ी देर में कार्यकर्ता आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कार्यकर्ताओं का जो है किया जा रहा है। और उसके साथ जब यहाँ पे कार्य समिति की बैठक शुरू होगी तो उसमें अध्यक्षता सम्राट चौधरी करेंगे, तो वो क्या कुछ कहते हैं इस पर भी सबकी नजर होगी। तो हमारे साथ यहाँ प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के, इनसे भी थोड़ी हम बात करते हैं। सर, कार्य समिति की बैठक की तैयारी पूरी है, मुद्दा क्या अहम है इसमें? भाई मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनाव के ही मूड में होती है और संगठन की बैठक लगातार हमारी होती रहती है। ये कार्य समिति है विस्तृत, इसमें राजनीतिक प्रस्ताव भी पास होंगे और कार्य समिति में जो कार्यकर्ता आएंगे उन्हें अपने भविष्य के बारे में, माने आगे के रणनीति के बारे में हम लोग उससे विचार करेंगे। इसलिए उससे विचार किया जाएगा और मंथन किया जाएगा। मंथन के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए अमृत भी निकलेगा और ये अमृत जो है वो सभी जो कार्यकर्ता हैं, कार्य समिति के जो लोग हैं उनके बीच विस्तृत की जाएगी। तो देखना यही अहम होगा कि बीजेपी के जो विस्तृत ये जो कार्य समिति की बैठक है ये कितना असरदार आगामी विधानसभा चुनाव में होता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही कमी के बाद कटाव का खतरा बढ़ गया है। कटाव के कारण मंगलपुर के लोग दहशत में हैं। कटाव के कारण तटबंध भी ध्वस्त हो रहा है। हालांकि सूचना के बाद जल संसाधन विभाग की टीम फ्लड फाइटिंग में जुटी हुई है। गंडक नदी से हो रहे कटाव का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। गंडक नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट जारी है और गिरते जलस्तर के बाद गंडक नदी कई बिंदुओं पर दबाव बना रही है। तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल गंडक नदी में 97,500 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। और गंडक नदी का यह नेचर है कि जब भी लगातार जलस्तर में गिरावट होगी तो निश्चित तौर पर किसी न किसी बिंदु पर दबाव बनाकर कटाव करेगी। तो बगहा के मंगलपुर की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मंगलपुर में लगातार गंडक नदी का दबाव बना हुआ है और कई बिंदुओं पर लगातार कटाव के बाद लोग भयभीत हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग की पूरी टीम मुस्तैद जरूर है और फ्लड फाइटिंग के लिए कार्य शुरू किए गए हैं और 24 घंटे यहाँ पे इस गंडक नदी से कटाव को रोकने के लिए काम भी शुरू किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से गंडक नदी दबाव बना रही है वैसे यहाँ के स्थानीय लोग दहशत में हैं और लगातार जो पक्के बांध बनाए गए हैं उनको भी नदी क्षतिग्रस्त कर रही है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे देखते हैं इस कटाव को। देखिए, अभी तो हम लोग गंडक नदी, मंगलपुर गंडक नदी किनारे हैं, पूरा बांध जो है फट गया है। हम लोग एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से कल बात किए, इस तरह मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मुस्तैद काम कराए। वो बोले कि अभी फिलहाल इस बोरा से भर के इसको रोका जा रहा है, लेकिन इसे रुकने वाला नहीं है। जब तक इसको गाइड बांध नहीं निकाला जाए तब तक पानी रुकने वाला नहीं है और नदी रुकने वाली नहीं। हो सकता है पूरे गांव के लोग सो नहीं पा रहे हैं, रात भर जग के अपना समय बिता रहे हैं। प्रशासन मुस्तैदी से मतलब निदान नहीं निकाल रही, मतलब स्थायी रूप से निदान नहीं निकाल रही कि इस गंडक को रोका जाए। कटाव कैसे देखते हैं, कितना बड़ा कटाव है? कटाव तो पूरा पानी का प्रेशर थी, बांध के किनारे देखिए फटा हुआ है, चारों तरफ फटा हुआ है। हटिए थोड़ा, देखिए पूरा फट गया है, गिरने वाला पोजीशन में है। अस्थायी निदान नहीं है, कभी भी गिर सकता है बांध। कैसे देखते हैं सर? मुखिया जी हमारे बोल रहे हैं कि वो ठीक है, नदी कटाव तेज है, यहाँ पानी तो बहुत तेज लगा हुआ है और उसके बाद प्रशासन भी इस पर कार्रवाई कर रही है, बल्कि ढीला प्रशासन कार्रवाई कर रही है। इसके बाद बोरा भरने से कुछ नहीं होगा सर, जब तक पत्थर इस पर नहीं भराई होगा तब तक कुछ नहीं होगा। सारा जनता कह रहा है पत्थर यहाँ गिराइए जाए। गंडक के बढ़ते दबाव के बाद लगातार इस बिंदु पर दबाव बना हुआ है। हम तस्वीरें सीधे तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वाल्मीकि और गंडक बराज से जो गंडक नदी आती है सीधे तौर पर मंगलपुर के इस बिंदु पर टकरा रही है, जिसके बाद कटाव का खतरा बढ़ गया है और कई बिंदुओं पर लगातार कटाव से लोग दहशत में है। अब देखना होगा कि जल संसाधन विभाग की टीम जो फ्लड फाइटिंग का काम कर रही है वैसे इस कटाव वाले बिंदु पर क्या कुछ कर पाती है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।